नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में गरीबी को समझा अच्छे से कि गरीबी क्या होता है, गरीबी के क्या क्या प्रकार होते हैं और गरीबी को कैसे दूर किया जाए। साथ ही साथ हमने लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक भी वहां पे समझा था। आज के टॉपिक में साथियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट और इसको हम कहते हैं बेरोजगारी। और बेरोजगारी साथियों एक ऐसी समस्या है जिससे प्रायः हर समाज में ये भी पाई जाती है। गरीबी तो पाई जाती है, गरीबी और बेरोजगारी साथियों दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंध होते हैं। तो बेरोजगारी, आज ये टॉपिक का नाम है साथियों हमारा बेरोजगारी। बेरोजगारी प्रायः हर समाज में साथियों व्याप्त है, हर समाज इससे परेशान है। किसी किसी भी देश में बहुत अधिक बेरोजगारी है और किसी भी देश में कुछ कम है, लेकिन हर विकसित हो चाहे अल्प विकसित हो चाहे विकासशील हो, हर देशों में बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है साथियों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेरोजगारी क्या है सबसे पहले पढ़ेंगे, कि बेरोजगारी का परिचय पढ़ेंगे, बेरोजगारी क्या है। उसके बाद हम आएंगे बेरोजगारी के प्रकार पे। बेरोजगारी के प्रकार में साथियों हम ये समझेंगे कि बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। ये सब सारी चीजें हम एक एक करके यहाँ पे धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद साथियों हम आएंगे विभिन्न अवधारणाएं, वेरियस कॉन्सेप्ट पे आएंगे साथियों। इसमें हम बहुत सारी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे साथियों बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे कोई डाटा आता है या पेपर आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो उसमें लिखा होगा बेरोजगारी दर इतने % से बढ़ी, तो आपको कंफ्यूज कर जाओगे बेरोजगारी दर क्या होती है। हाँ, बेरोजगारी क्या होती है पहले यही नहीं पता है, तो बेरोजगारी दर क्या होती है वो भी समझना सबसे बहुत जरूरी चीज होती है। तो आज हम वो समझेंगे विभिन्न अवधारणाओं में कि श्रम बल क्या होता है, मतलब कि लेबर फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे लेबर सप्लाई क्या होता है, जो मतलब कि श्रम आपूर्ति क्या होता है। फिर हम समझेंगे श्रम बल, श्रम आपूर्ति, फिर कार्य बल समझेंगे, वर्क फोर्स क्या होता है, फिर बेरोजगारी दर समझेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में ये भी समझेंगे कि बेरोजगारी को मतलब कैसे गणना की जाती है। इसमें हम सारी चीजें समझेंगे और बेरोजगारी की गणना करने के क्या क्या उपाय होते हैं। जैसे साथियों 3 आधार पे बेरोजगारी की गणना की जाती है, एक साल भर की दीर्घकालीन अवधि के आधार पे, एक सप्ताह की अवधि के आधार पे, एक डेली की अवधि के आधार पे। तो उसको हम एक एक करके यहाँ समझेंगे वेरियस कॉन्सेप्ट में। फिर हम देखेंगे कि बेरोजगारी के परिणाम क्या क्या हैं, सामाजिक रूप से क्या परिणाम है, आर्थिक रूप से क्या परिणाम है, ये देखेंगे। और उसके बाद हम कारण और उपाय पे चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी किन किन कारणों की वजह से हमारे समाज में आती है। तो बेरोजगारी के क्या क्या कारण है ये भी पढ़ेंगे। फिर बेरोजगारी को दूर करने के क्या क्या उपाय है हम वो भी देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। लास्ट में साथियों 2 कॉन्सेप्ट हमारी बचती है, एक जॉबलेस ग्रोथ, मतलब कि विकास तो कोई देश विकास तो कर रहा है, किसी भी देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन वहां पे नौकरी नहीं है, जॉबलेस है, मतलब बेरोजगारी के साथ विकास कर रही है। वो क्या कॉन्सेप्ट होता है ये समझेंगे। फिर यहाँ पे ओकुन का एक नियम है, ओकुन महाशय थे, इन्होंने एक नियम दिया था, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो साथियों ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। बेरोजगारी आज हम एकदम डिटेल में समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बेरोजगारी के परिचय से कि बेरोजगारी है क्या। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी है क्या। इसको आप लोग बना लो इंडेक्स में, एक पेज पे चैप्टर का नाम लिखो अनएम्प्लॉयमेंट, उसके नीचे साथियों ये इंडेक्स बना लो। अब इंडेक्स के बाद नेक्स्ट पेज से हम शुरू हेडिंग दो कि बेरोजगारी का परिचय, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के बारे में डिटेल समझते हैं कि बेरोजगारी है क्या। साथियों आज के समय में साथियों हर लोग, हर समाज और हर वर्ग बेरोजगारी से समस्या से, बेरोजगारी की समस्या से साथियों परेशान है कि कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए। आदमी साथियों पढ़ लिख ले रहा है, बहुत पढ़ लिख ले रहा है, पढ़ा भी लिखा है, अच्छी शिक्षा ले रहा है, अच्छी सारी चीजें वो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पा रही है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अगर व्यक्ति है साथियों, अगर वो मतलब तैयार तो है काम करने के लिए, उसको मतलब कि काम तो चाहिए, काम वो करने के लिए तैयार भी है, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में काम ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे साथियों आज के समय में आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत खूब पढ़े लिखे हैं, कोई पीएचडी होल्डर है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई लॉ की डिग्री लिया हुआ है, कोई एमबीबीएस की डिग्री लिया हुआ है। साथियों बड़ी बड़ी डिग्री धारक भी आज के समय में साथियों बेरोजगारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, उनको रोजगार मिल ही नहीं पा रही है। मतलब कि कहने का मतलब ये है साथियों कि सरकार और समाज हमारी इस तरह से, मतलब वो जो तंत्र है इस तरह से विफल है कि पर्याप्त मात्रा में रोजगार जनरेट कर ही नहीं पा रही है जिससे कि बेरोजगारी को दूर किया जाए। युवा साथियों भारत एक ऐसा देश है
कि विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी साथियों भारत के देश में पाई जाती है। मतलब भारत देश में विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी पाई जाती है, कार्यशील जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है यहीं पे। लेकिन फिर भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं है। अगर एक बात सोचो साथियों, अगर किसी भी देश में रोजगार नहीं हो और वहां पे काम करने के इच्छुक व्यक्ति बहुत ज्यादा हो, तो मिला जुला के उनकी जो इच्छा है कार्य करने की, वो बेरोजगारी के कारण उनकी इच्छा साथियों पूरी नहीं हो पाती और वो बेरोजगारी से पीड़ित हो जाते हैं और वो बेरोजगारी में जीते हैं। तो बेरोजगारी का मतलब साथियों सिर्फ यही है, अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई भी व्यक्ति, बेरोजगारी का मतलब साथियों क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो समाज में प्रचलित मजदूरी दर है, जैसे 400 रुपया अगर लेबर वर्क चार्ज है, अगर मान लेते हैं 400 या 500 रुपया लेबर चार्ज है, ठीक है, तो लेबर चार्ज 500 रुपया है और अगर कोई व्यक्ति जैसे हम हैं, अगर हम सोचे कि 500 रुपया अगर हमको कोई देता तो हम एक दिन का काम कर लेते, तो मजदूरी दर जो समाज में प्रचलित है उस पर हम काम करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन फिर भी हमको काम नहीं मिलता, तो हम कहेंगे अरे यार ये बेरोजगारी है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास रोजगार, बेरोजगार का मतलब रोजगार नहीं है, हमको काम नहीं मिल पा रहा है। साथियों प्राय जो है हर आप शहरों में देखेंगे, छोटे से लेके बड़े शहरों में, प्राय हर शहरों में देखोगे ना साथियों, तो एक लेबर चौक होता है। हर साथियों हर एक छोटे छोटे शहरों में क्या, एक एक शहरों में साथियों कई कई लेबर चौराहा होती है। वहां पे इतनी व्यापक रूप से हमारे देश में बेरोजगारी व्याप्त है साथियों, कि वहां पे देखोगे बेचारे सुबह से इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और सब लोगों को काम मिल भी नहीं पाता। वो साथियों तैयार हैं, अपनी मजदूरी देने के लिए तैयार हैं, जो भी प्रचलित मजदूरी दर है उस पर अपनी मजदूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको काम की अभाव है, उनको फिर भी काम नहीं मिल पाता। मजदूर जो लेबर चौक है वहां पे बेचारे खड़े हो जाते हैं, आए कुछ लोग, दो चार लोग को ले गए, फिर आए दो चार लोग को ले गए, शाम मतलब कि 12-1 बजते बजते आधा लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, आधा लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो जाता है और लगभग आधा लोग बेचारे मुंह बना के अपना घर जाते हैं फिर से, और वही टेंशन में जीते हैं कि आज का खाना कैसे आएगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे, अपनी पत्नी को क्या खिलाएंगे, अपने परिवार को क्या देंगे, यही टेंशन में बेचारों की जिंदगी बीत जाती है साथियों। बेरोजगारी साथियों ये बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दा है साथियों। आप अगर इसको समझेंगे ना, आप इसको अगर समझ पाएंगे ना, तो मतलब लगेगा कि यार ये वास्तव में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो बेरोजगारी साथियों क्या है, बेरोजगारी वही है साथियों कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए इच्छुक है, फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बेरोजगार। बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार उसके पास नहीं होती। तो परिभाषा क्या हो गई साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति है, लिख लेना, समझे, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखो। अगर समाज में, लिखो, इस समाज में प्रचलित मजदूरी दर पे, समाज में प्रचलित मजदूरी दर पे अगर कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, अगर कोई काम करने का इच्छुक व्यक्ति समाज में प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो हम कहेंगे कि ये बेरोजगारी है। ठीक है, तो बेरोजगारी क्या है, आपको आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों बेरोजगारी, अब गणना कौन करता है बेरोजगारी की, बेरोजगारी समझ गए ना, कि हम तो तैयार है काम करने के लिए लेकिन हमको रोजगारी नहीं मिल रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं साथियों, बेरोजगारी तो हो गया कि क्या है ये समझ गए। अब हम एक चीज पे चलते हैं कि एक होता है ना कि बेरोजगार किसको माना जाए, मतलब कि किस आयु वर्ग के लोगों को बेरोजगार माना जाए। अब ऐसा थोड़ी है कि 4 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा अगर वो काम करने की इच्छा जाहिर कर दे और वो कहे कि हमको काम चाहिए और उसको काम नहीं मिला तो उसको हम बेरोजगार मान लेंगे, नहीं। तो कोई आयु वर्ग होगा ना, 80 साल का अगर कोई आदमी है वो कहे कि हमको काम चाहिए, काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, तो उसको भी बेरोजगार नहीं मानेंगे। तो बेरोजगार किसको मानेंगे, बेरोजगारी क्या है समझ गए, और बेरोजगार किसको मानेंगे। तो एक कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग की होती है, वो आयु वर्ग क्या होती है, तो कार्यशील आयु वर्ग जो होती है साथियों, मतलब कि जिसको हम बेरोजगारी में शामिल करते हैं, बेरोजगार में, तो कार्यशील जो जनसंख्या होती है, ये जो आयु वर्ग होती है इनकी, ये होती है 15 से 59 वर्ष। कितने साथियों, 15 से 59 वर्ष। अगर 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के जो भी लोग हैं, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के जो भी लोग हैं, अगर ये इंसान, अगर ये व्यक्ति, अगर वो चाहे कि हमको रोजगार मिलना चाहिए,
वो तैयार है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे क्या कि वो बेरोजगार है। तो कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग कितनी होती है साथियों? 15 से 59 वर्ष। इसकी जो है साथियों यहाँ पे समझेंगे कि बेरोजगारी की जो है आंकड़ा कौन जारी करता है। सबसे पहले देखते हैं कि आंकड़ा कौन बनाता है। आंकड़ा मतलब गणना, लिख लेते हैं साथियों सिंपल सी कि गणना कौन करता है। तो बेरोजगारी की गणना कौन करता है साथियों? बेरोजगारी की गणना साथियों नीति आयोग, अभी हम आपको एक चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर में, एक चैप्टर में आपको नीति आयोग, सिर्फ एक क्लास में नीति आयोग अच्छे से पढ़ाएंगे कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग कैसे बना। आप यहाँ बस इतना ही समझिए कि जो नीति आयोग होती है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग की जो उपाध्यक्ष होता है, कौन होता है? देखना, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है साथियों, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो उसकी अध्यक्षता में नहीं, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, नीति आयोग का जो साथियों यहाँ पे लिखते चलना कि जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, इसकी अध्यक्षता में एक गठन किया जाता है समिति का, एक कार्यबल का। ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। यही जो है साथियों बेरोजगारी की गणना करती है। वो देखती है कि वो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करती है। ये क्या करती है साथियों? बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों की क्या करती है? आंकड़ों को इकट्ठा करती है, आंकड़ों को इकट्ठा करती है। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को जो है इकट्ठा करेगी, जो भी आंकड़े हैं उसका मतलब विश्लेषण करेगी, उसको देखेगी, उसको पढ़ेगी, उसको समझेगी और वो अपने विभिन्न निष्कर्षों के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने के उपाय भी सुझाएगी। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होते हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया जाता है। नीति आयोग टास्क फोर्स, नीति आयोग कार्यबल का गठन किया जाता है साथियों। वो जो है वो आंकड़ों को इकट्ठा करती है, आंकड़ों का विश्लेषण करती है और उस पर अपनी कुछ सुझाव देती है। और जो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े हैं, इनको जारी कौन करता है? इनको जारी करता है साथियों एनएसओ। एनएसओ आपको, आई होप आप समझ रहे होंगे एनएसओ क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार इसका जिक्र किया हुआ है, गरीबी में भी किया हुआ है, जीडीपी में भी किया हुआ है, हर जगह किया हुआ है। एनएसओ क्या है साथियों? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो गणना कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक जो है आयोग का गठन किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है साथियों, नीति आयोग टास्क फोर्स के नाम से। वो जो है इसकी आंकड़ों को इकट्ठा करता है, आंकड़ों का विश्लेषण करता है और विभिन्न आंकड़ों को जो है उस पर सुझाव देता है। और जो भी बेरोजगारी से संबंधित डाटा है उसको जारी कौन करेगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। ठीक है, इतना समझ में आ गई साथियों। एक चीज यहीं पे समझते चलते हैं बेरोजगारी में परिचय में ही, कि बेरोजगारी साथियों मतलब कि इस पे ना सरकार भी काफी काम करती है। सरकार भी चाहती है कि किसी भी देश में बेरोजगारी कम हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि जितनी मात्रा में, जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, जितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ती है, जितनी तेजी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उतनी तेजी से सरकार जो है उसको रोजगार में नहीं शामिल कर पाती। इसके पीछे साथियों बहुत से कारण होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं करती, सरकार अपने स्तर से साथियों बहुत प्रयास करती है। क्या करती है? बहुत प्रयास करती है। लेकिन वही है ना कि साथियों सरकार तो प्रयास करती है, लेकिन जितनी मात्रा में वो प्रयास करती है ना, जितनी दर से वो प्रयास करती है, उससे कई गुना दर से बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है, उतनी कई गुना दर से वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए साथियों हमको लगता है कि बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसलिए बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथियों आज हम देखेंगे ना कि पढ़े लिखे वर्ग, साथियों पढ़े लिखे युवा वर्ग बहुत सारे जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अच्छा डिग्री ले रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बचपन से ही माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वही है कि पढ़ लिख के डिग्री तो रख लिए, लेकिन रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना। अंत में अगर आप सफल हैं कि नहीं है, आप सबसे बड़ी बात कि आप सफल हैं कि नहीं है, ये आपके डिग्री से तय नहीं किया जाता साथियों। हमारे समाज में, हमारे समाज में इससे तय किया जाता है कि आप जो है नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं, किस पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं। तो ये साथियों हमारे समाज में देखा जाता है। आपकी सफलता आपकी डिग्री से नहीं देखी जाएगी, आपकी सफलता आपके जॉब से देखी जाएगी, आपके पैसे से देखी जाएगी।
तो इसलिए साथियों नौकरी बहुत जरूरी होती है किसी भी जीवन के मतलब लाइफ में, किसी भी इंसान की लाइफ में। तो बेरोजगारी क्या है साथियों, आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो समाज में प्रचलित मजदूरी दर है उस पर काम करने के लिए इच्छुक तो होता है, वो काम करने के लिए इच्छा तो रखता है, लेकिन वही है कि उसको काम मिल ही नहीं पाती। तो काम नहीं मिल पाती तो इसलिए बेरोजगारी होती है। कौन से आयु वर्ग होते हैं इसमें? 15 से 59 वर्ष होती है साथियों। गणना कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, वो इसकी गणना करता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है साथियों, ध्यान देना यहाँ पे, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, तो वो नहीं होता। और इसकी आंकड़े कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है। तो ये बेरोजगारी के परिचय से संबंधित इतनी सारी बातें हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट साथियों टर्म पे चलते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे आप समझेंगे कि बेरोजगारी मतलब कि कई प्रकार की होती है। यहाँ पे हम एक एक करके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों अब यहाँ पे देखते हैं कि बेरोजगारी के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, अच्छे हो ना, मस्त हो ना, बोर तो नहीं हो रहा है ना? आराम से समझो साथियों, बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है, आपके अपने जीवन से भी समझ में आएगी और एग्जाम में भी साथियों क्वेश्चन पूछ देता है, प्रकार से क्वेश्चन आता है कि क्या क्या प्रकार होती है, कौन से प्रकार में क्या होती है, ये सब वन लाइनर में पूछ देगा कभी कभी। तो हाँ, हम समझेंगे साथियों एक एक करके। सबसे पहले साथियों हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं प्रकार, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम प्रकार की बात करते हैं साथियों तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसको हम दो प्रकार में पहले बांट देते हैं, एक शहरी अर्बन और एक ग्रामीण रूरल। ठीक है, ये शहरी हो गया, ये ग्रामीण। शहरी में साथियों एक प्रकार होता है औद्योगिक बेरोजगारी। क्या होता है अभी समझेंगे हम। शहरी में साथियों होता है औद्योगिक बेरोजगारी, शहरी में क्या होता है? औद्योगिक बेरोजगारी। और दूसरा होता है साथियों शिक्षित बेरोजगारी। क्या होता है? शिक्षित बेरोजगारी। तो शहरी क्षेत्रों में साथियों होती है औद्योगिक बेरोजगारी और इसमें होती है शिक्षित बेरोजगारी। ग्रामीण में साथियों मुख्य रूप से दो पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? एक तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न या इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहते हैं साथियों? छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। एक तो साथियों हो गया प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी और दूसरा होता है साथियों मौसमी बेरोजगारी। क्या होता है साथियों? मौसमी बेरोजगारी। अब हम एक एक करके समझते चलते हैं कि औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है, शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है और मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। ये चार प्रकार के मुख्य रूप से साथियों चार प्रकार की बेरोजगारी होती है। और भी प्रकार होती है, इस पे हम आगे भी बात करेंगे। पहले हम ये चार समझते हैं कि ये चार हैं क्या। तो सबसे पहले साथियों औद्योगिक बेरोजगारी क्या है, हेडिंग देना औद्योगिक बेरोजगारी और उसमें साथियों समझते चलना और जो भी आपके काम की बातें हैं उसमें लिख लेना। जैसे साथियों एक चीज समझना कि जैसे मान लेते हैं हम हैं या आप हैं, कोई भी इंसान है, ठीक है, आपके अंदर साथियों आप किसी भी उद्योग में काम करने के लिए आप योग्य हैं, किसी भी उद्योग में काम करने के लिए आप योग्य हैं। एक सेकंड साथियों, तो कहाँ थे साथियों? हम थे कि औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है। तो एक चीज समझना साथियों, यहाँ पे औद्योगिक बेरोजगारी वो होती है जैसे हम हैं और आप हैं। आप जो है किसी भी उद्योग में, जैसे आपको तकनीकी रूप से जानकारी है, आप उतने पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर उतना टैलेंट है, आपको वो जैसे कोई मशीन ही चलाना है तो आपको उस मशीन चलाने का भी नॉलेज है, मतलब आप तकनीक रूप से और शिक्षित भी हैं और आप चीजों को जानते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे समझना, लेकिन उन उद्योगों में जो साथियों रोजगार न होने के कारण आपको जो है रोजगार नहीं मिल पाता। ध्यान समझना कि आप योग्य भी हैं, आप शिक्षित भी हैं, आपको वो टैलेंट भी है, आपके अंदर वो कौशल भी है कि आप उस चीज को कर सको, लेकिन उस उन उद्योगों में साथियों किन्हीं कारणों की वजह से अगर रोजगार नहीं है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे क्या है? औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी साथियों वही होता है कि किसी भी उद्योग में, औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है, किसी भी उद्योग में जो भी जरूरतें होती हैं वो जरूरत आपके अंदर है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं है, जो भी वो जिसको जो भी आपके अंदर जो डिमांड चाहिए, मतलब किसी भी उद्योग में जो भी डिमांड चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसको ये टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ये शिक्षा होनी चाहिए, वो सारी आपके अंदर है, लेकिन फिर भी वहां पे
रोजगार न होने के कारण आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो आप अगर बेरोजगार हैं तो हम क्या कहेंगे? औद्योगिक बेरोजगारी। ये प्रायः साथियों शहरों में देखा जाता है। जैसे अधिकतर उद्योग साथियों शहरों में ही स्थापित होते हैं, शहरों के किनारे। ग्रामीण क्षेत्रों से साथियों लोग टेक्निशियल कोर्स करके या कुछ मशीन चलाना सीख के या कुछ अच्छा पढ़ाई करके वो शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए। लेकिन वहां पे निम्न उत्पादकता की वजह से, किसी कारण की वजह से वहां पे रोजगार न होने के कारण आपको रोजगार नहीं मिल पाता, और जब आपको रोजगार नहीं मिल पाएगा तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो औद्योगिक बेरोजगारी क्या है साथियों? किसी भी उद्योग में जो भी डिमांड है, जो भी वो मतलब श्रमिकों से जो भी वो डिमांड करती है, वो डिमांड आपके अंदर सारी कुछ है, लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रही है, तो हम कहेंगे कि औद्योगिक बेरोजगारी। क्यों रोजगार नहीं मिल रही है साथियों? जैसे बहुत सारे साथियों आजकल उद्योग जो स्थापित हो रहे हैं, नए नए उद्योग जो लग रहे हैं, उनमें साथियों हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का, मशीनों का, इन सब का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन वजह से साथियों आपकी रोजगार छीन रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी भी देश की, ध्यान से समझना, यहीं पे समझना ध्यान से, कि अगर प्रौद्योगिकी का किसी भी उद्योग में इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी आपसे रोजगार छीन रहा है, तो भी औद्योगिक बेरोजगारी आएगी उद्योगों में। दूसरी बात, किसी भी देश की अगर विकास दर कम है, किसी भी देश की अगर विकास दर कम है, जीडीपी कम है, अगर जीडीपी कम है, डिमांड कम है, तो मांग कम होगा, उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो जो बहुत सारे उद्योग रहेंगे, जो बहुत सारी इंडस्ट्री है, वो अपनी नौकरी से लोगों को निकालना शुरू करती हैं, तो भी वहां पे बेरोजगारी व्याप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य यही साथी है कि जो उद्योगों में बेरोजगारी होती है, जो औद्योगिक क्षेत्रों में बेरोजगारी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है कि अगर आपके अंदर वो सारी शिक्षाएं, वो सारी कौशल, वो सारी नॉलेज आपके अंदर होने के बावजूद भी अगर उद्योगों में आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तो हम कहेंगे कि आप वो जो बेरोजगारी है वो औद्योगिक बेरोजगारी है। ये प्रायः साथियों कहाँ पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में। अब एक आते हैं साथियों शिक्षित बेरोजगारी। ये भी बहुत बड़ी साथियों, बहुत बड़ी समस्या का जड़ है, शिक्षित बेरोजगारी। आज लगभग साथियों हर मतलब कि हर घर में ये देखी जाती है, हर घर में, प्राय हर घर में साथियों एक दो लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि इस बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारी से। क्या है शिक्षित बेरोजगारी? नाम से ही समझ में आ रहा है कि शिक्षित तो है लेकिन क्या है? बेरोजगार है। शिक्षित तो है लेकिन फिर भी क्या है? बेरोजगार है। साथियों शिक्षा हम लोग साथियों सिर्फ और सिर्फ नौकरी के उद्देश्य से लेते हैं। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है साथियों ना कहीं ये दोषपूर्ण है। कहीं ना कहीं अगर आप इसको डीप में देखोगे तो ये हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ना साथियों, ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। और हमको सिर्फ शिक्षा इसलिए सिखाया जाता है कि तुम पढ़ो या तुम ये करो वो करो, क्यों? नौकरी करने के लिए। और साथियों जितनी मात्रा में हम लोग शिक्षित हो रहे हैं ना, जनसंख्या साथियों आप लोग देख ही रहे हैं जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आज के समय में साथियों हर माँ बाप भले से कम खा रहा है, भले से कम पढ़ रहा है, मतलब कम पहन रहा है, भले से कम खा पी रहा है, लेकिन अपने बच्चों को जो साथियों ना अच्छी शिक्षा देना चाहता है। वो ये सोच के पढ़ाता है अपने बच्चों को कि मेरा बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा तो कहीं ना कहीं अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, कुछ अच्छा नौकरी कर लेगा और अपने परिवार को संभाल लेगा। तो साथियों जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेजी से शिक्षित वर्ग की आबादी भी साथियों बढ़ रही है। शिक्षित लोगों की जनसंख्या भी लोगों की उतनी स्पीड से बढ़ रही है। दूसरी तरफ शिक्षित तो देखो, ध्यान से समझना कि शिक्षा बढ़ रही है समाज में, शिक्षा तो बढ़ रही है, ठीक है, शिक्षित लोग भी बढ़ रहे हैं, शिक्षित लोग भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रोजगार है किसी भी देश में वो उतनी मात्रा में जो साथियों नहीं बढ़ पा रही है। जितनी मात्रा में जो शिक्षित वर्ग पैदा हो रही है, जितनी मात्रा में शिक्षित वर्ग तैयार हो रही है पढ़ लिख के, उतनी मात्रा में साथियों रोजगार जनरेट नहीं हो पा रही है किसी भी समाज में। तो जब रोजगार नहीं जनरेट हो पाएगी, मान लेते हैं जैसे कि 500 किसी महीने में 500 शिक्षित जो आबादी है, या 500 तो बहुत छोटा हो जाएगा किसी भी देश के हिसाब से। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि 50,000 जो है साथियों, ये किसी भी देश में या किसी भी, हम कहते हैं एक शहर का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर किसी भी शहर में 50,000 लोग साथियों वो शिक्षित हुए, 50,000 लोग पढ़ लिख के निकले, लेकिन वहां पे साथियों उतनी जॉब जो है क्रिएट नहीं हो पा रही है, उतनी जॉब जो है मतलब पैदा नहीं हो पा रही है, उतनी जॉब जो है साथियों नहीं उत्पन्न हो पा रही है। मान लेते हैं वहां पे 30,000 जॉब है, तो 20,000 जो बचेगा ना साथियों, 50 में से 30 तो जॉब कर लेंगे, जो उसमें जो कंपटीशन करेंगे, जो उनमें सबसे ऊपर रहेगा वो 30 तो कर लेगा, लेकिन जो 20 बचेगा वो, ये जो 20 बचा है ना साथियों, इसको यही होता है बेरोजगार।
ये क्या हो जाएगा, बेरोजगार। तो बेरोजगार साथियों, शिक्षित वर्ग जितनी तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ और लोगों में जागरूकता होने के साथ साथ लोग शिक्षा देना चाहते हैं, तो शिक्षित वर्ग जितनी तेजी से बढ़ रही है ना साथियों, उतनी तेजी से बेरोजगारी, मतलब कि उतनी तेजी से रोजगार नहीं हो पा रही है। उस वजह से जो बेरोजगारी दिखती है हमको, हम उसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है। शिक्षित बेरोजगारी साथियों कुछ नहीं है, जितनी तेजी से शिक्षित लोग हैं उतनी तेजी से बेरोजगारी खत्म नहीं हो पा रही, उतनी तेजी से रोजगार नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि वो क्या है, शिक्षित बेरोजगारी। तो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी समझ गए और शिक्षित बेरोजगारी समझ गए। अब हम साथियों समझते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। जो छिपी हुई बेरोजगारी है, और दूसरा समझेंगे मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो शिक्षित बेरोजगारी आई होप आप लोग समझ गए। ठीक है, अब हम आते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है, एक एग्जाम्पल के तहत आपको हम समझाते हैं। आप लोग प्राय साथियों ग्रामीण वर्गों से प्राय खेती किसानी कर रहे हैं, प्राय देख रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे तो देखते होंगे, समझते होंगे। तो हम उसी से एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। ठीक है, एक चीज समझना साथियों ध्यान से, जैसे जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में साथियों, आपके घर में ये खेत का आकार है। आपके घर में मान लेते हैं कि 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है आपके घर में, आपके घर में 5 बीघा जमीन है, या आपके आसपास या किसी भी लोगों के पास 5 बीघा जमीन है। और उसमें साथियों ये है कि 3 लोग या 4 लोग या 2 लोग, मान लेते हैं कि 5 लोग जो है, यहाँ पे जो है 5 लोग अगर काम करेंगे, अगर यहाँ पे 5 लोग काम करेंगे तो आराम से यहाँ की चीजें देख सकते हैं। एक चीज समझना, जैसे आपके घर में 5 बीघे जमीन है, 5 बीघा जमीन है, और यहाँ पे अगर एक एवरेज माने तो अगर 5 लोग भी अगर काम करेंगे तो आराम से यहाँ की चीजें मैनेज कर सकते हैं। वो यहाँ के उत्पादन भी कर सकते हैं, यहाँ का जो फसल होगा उसको कटाई भी कर सकते हैं, फसल काट के वो अपने घर पे भी रख सकते हैं और बेच सकते हैं। मतलब आराम से ये 5 लोग जो है धूमधाम से अपना, 5 लोग जो है इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन लगे कितने हैं, 10 लोग। 5 लोग तो आराम से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लगे कितने हैं, 10 लोग। ठीक है, लगे हैं 10 लोग। तो ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ना, ये छिपी हुई बेरोजगारी है। आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि 10 लोग वहां लगे हैं, लेकिन वास्तव में 10 लोगों की जरूरत वहां है ही नहीं, वहां पे 5 ही लोगों की जरूरत है। जो एक्स्ट्रा 5 लोग लगे हुए हैं ना, वो फालतू का लगे हुए हैं, उनकी जो उत्पादकता निकालोगे ना तो 0 निकल के आती है। तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं, ये क्या है, ये जो 5 लोग, तो 5 लोगों से ये काम अच्छे से मैनेज हो जाएगा। लेकिन लगे कितने हैं यहाँ पे, 10 लोग। तो जो जो 5 एक्स्ट्रा लगे हैं ना, इनकी जो उत्पादकता होती है, वो जो प्रोडक्टिविटी होती है इनकी, ये इनकी प्रोडक्टिविटी साथियों शून्य होती है। इनकी मतलब कि अगर इनको, कहने का तात्पर्य साथियों, अगर इनको हटा भी देना तो घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला इसकी उत्पादकता पे। अगर इनको हटा भी देना तो भी इनकी उत्पादकता पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग फालतू का यहाँ पे लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी साथियों क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में वो श्रम बल, किसी भी क्षेत्र में वो श्रम बल या वो श्रमिक जिनको हटा देने से भी उनकी उत्पादकता पे कोई प्रभाव न पड़ता हो। मतलब अगर हम ये 5 लोग को हटा भी देना तो भी इनकी उत्पादकता पे, 5 बीघे जमीन पे अगर 10 कुंटल गेहूं होता था, तो अगर हम इन लोगों को हटा भी देना तो भी 10 ही होगा, उनकी उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, फालतू के लगे हुए हैं, ये बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। ये छिपी है लेकिन हमको दिख नहीं रही है। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी अर्थव्यवस्था में वे लोग जिनको हटा देने से अगर उनकी उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो लोग हटाए हैं, जो लोग, जिन लोगों को हम निकाले हैं वहां से, वो लोग क्या हैं, वो लोग बेरोजगार हैं। उनको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। लगे 10 लोग हैं, दिख रहे हैं हमको, लेकिन वो वास्तव में वहां पे जरूरत है नहीं। जैसे अगर हम कोई काम अकेले कर ले रहे हैं और फालतू का हम 4 लोगों को लेके चल रहे हैं, जैसे अब गांव घर में देखते होगे, वो इंसान अकेले जाने के लिए सक्षम है, लेकिन बोलेगा चलो यार चलते हैं, आओ यार तुम भी आओ, आओ यार तुम भी आओ, फालतू का लेके जाएगा और करेगा खुद या एक आध को और कराएगा, बाकी खड़े होकर देखेंगे उसको। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। आपको दिखेगा कि अरे यार 10 लोग दिन भर काम किए हैं वहां पे, लेकिन जरूरत ही नहीं है वहां पे 10 लोगों की, वहां पे 15 लोगों की जरूरत ही नहीं है, वहां पे 2 ही 3 लोगों से काम निपट जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा जो बच रही है वो भी बेरोजगारी ही कहलाएंगे वास्तव में। तो वो जो बेरोजगारी होगी वो क्या होगी, छिपी हुई बेरोजगारी।
छिपी हुई बेरोजगारी में जो एक्स्ट्रा लोग लगे होते हैं, अगर उनको हटा देना तो उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ता और इनकी जो उत्पादकता होती है वो निकल के आती है शून्य। ये जो प्रोडक्शन होती है इनकी वो शून्य होती है, ये कुछ नहीं करते वास्तव में, ये बस ऐसे ही मजा लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है साथियों जहाँ पे कोई किसी भी क्षेत्र में जितने लोगों की जरूरत होती है वास्तव में उससे ज्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं। लिख लेना कि छिपी हुई बेरोजगारी साथियों वह बेरोजगारी होती है कि अगर किसी भी क्षेत्र में जितने लोगों की जरूरत होती है अगर उससे भी ज्यादा लोग वहां पे कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जितने लोगों की जरूरत होती है, किसी भी क्षेत्र में जितने लोगों की जरूरत होती है अगर उससे ज्यादा लोग अगर वहां पे काम कर रहे हैं, जिनको हटा देने से उनकी उत्पादकता पे कोई प्रभाव ना पड़े और जिनकी खुद की उत्पादकता शून्य हो, तो उनको क्या कहेंगे कि वो जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है या छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है और छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब एक नेक्स्ट है साथियों मौसमी बेरोजगारी। लिखते रहना साथियों, नहीं तो बाद में ना सब भूल जाओगे कि है क्या, ये वास्तव में है क्या, तो लिखते रहना साथ साथ में। ठीक है, लिखते रहना। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है साथियों, समझना ध्यान से। जैसे साथियों एक चीज देखना, किसी भी क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, हम कृषि से ही समझते हैं, एग्रीकल्चर हम कृषि से ही समझते हैं। जैसे साथियों कृषि में जैसे कोई भी आप देखते होंगे ना, जब जो कोई खेती वेती करता है तो आप देखते होंगे ना साथियों कि जो किसान है वो प्रायः हर समय रोजगार में नहीं रहता। जैसे गेहूं का बुआई आया अक्टूबर नवंबर में, वो गेहूं की बुआई कर दिया, गेहूं की जो है बुआई तो कर दिया। ठीक है, अब बुआई करके बैठ गया, अब वो देखेगा कि मेरी फसल बढ़ रही है, तो जब ज्यादा कुछ देर बढ़ जाएगी तो एक दो महीना में उसकी सिंचाई कर देगा। तो उसके बीच में जो बैठा है ना वो मतलब कि क्या है, बेरोजगारी तो है, उसको लगातार कहाँ रोजगार में, फिर उठेगा कुछ समय एक आध दो दिन उसकी सिंचाई कर देगा, फिर सिंचाई कर देगा, फसल हो जाएगी उसकी कटाई कर देगा, कटाई करने के बाद फिर खाली है, अब फिर अगले टर्म की इंतजार कर रहा है कि जब मौसम फिर आए तो फिर धान की बुआई करे या किसी भी चीजों की बुआई करे। या कोई लोग होते हैं साथी गाँव पे साल भर में सिर्फ गेहूं ही बोते हैं, कुछ नहीं बोते, बस गेहूं बो दिए, पैदा हुआ, काट दिए, रख दिए, फिर साल भर मजे से हैं, फिर गेहूं बो रहे हैं। तो वो जो बीच में साथियों वो जो मौसम की वजह से मौसमी बेरोजगारी साथियों वो होती है कि वो लगातार रोजगार में नहीं रहता है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि वो लगातार रोजगार में नहीं रहता, वो कुछ समय के लिए रोजगार में रहेगा फिर कुछ समय के लिए बेरोजगार रहेगा। देखना मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, वो लगातार जो है साथियों वो रोजगार में नहीं रहता, लगातार जो है वो रोजगार में नहीं रहता, वो समय के हिसाब से रहता है, समय पर रोजगार में रहता है। जैसे आज है समय पर रोजगार में रहता है। ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी क्या है साथियों कि वो लगातार रोजगार में नहीं रहेगा, वो समय पर रोजगार में रहता है। आज रोजगार में है, कुछ ऐसा समय आएगा फिर बेरोजगार। जैसे साथियों जैसे आप ये गन्ना मिल आप देखे होंगे, गन्ना मिल फैक्ट्री जहाँ पे चीनी बनती है साथियों, तो वहां पे आप देखेंगे जब गन्ना का समय होता है ना, गन्ना का जब समय होता है, गन्ना जब पैदावार होती है तभी वहां पे बड़े स्तर से काम चीज चलती है बहुत, क्योंकि गन्ना साथियों इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको ज्यादा समय तक रख दोगे ना तो इसमें जो इसकी रस होती है वो सूखने लगती है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसका पेराई करके उसको चीनी बनाने के प्रोसेस में करते हैं। तो साथियों आप देखोगे ना कि जब गन्ना पैदा होगी उसी समय पे बहुत तेजी से वहां पे काम होगा, और जब काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो लोगों की छुट्टी कर देंगे, जो भी श्रमिक होंगे वहां पे उनको निकाल देंगे। तो वो क्या है, मौसमी बेरोजगारी, मतलब कुछ समय के रोजगार है उनके पास लेकिन कुछ समय उनके पास रोजगार नहीं है। मौसमी बेरोजगारी साथियों वही होती है कि समय समय पे रोजगार उनके पास होता है, एक समय रहता है फिर एक समय नहीं रहता है। तो आई होप आप लोग मौसमी बेरोजगारी समझ गए। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है साथियों, समय समय पर रोजगार में रहते हैं, हमेशा इनके पास रोजगार नहीं होता साथियों, लगातार रोजगार नहीं होता, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, तो ये मौसमी बेरोजगारी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। तो शहरी में दो समझे, औद्योगिक और शिक्षित, ग्रामीण में दो समझे, प्रच्छन्न और मौसमी। अब हम आपको एक अलग टर्म पे लेके चलते हैं, प्रकार में ही चल रहा है,
हम आपको एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं साथियों, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, पूछता है साथियों बहुत से एग्जामों में। समझते चलना, यहाँ पे हेडिंग देना संघर्षात्मक, संघर्षात्मक या इसको हम कहते हैं घर्षणात्मक, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये प्रकार में ही चल रहा है अभी, ध्यान देना। इसको फ्रिक्शनल भी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है, समझना ध्यान से। तो सब कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, ज्यादा इसमें ताम झाम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से समझना। जैसे जैसे हम हैं, हम अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हम हैं साथियों, हम किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मान लेते हैं जैसे हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं। हम एक एग्जाम्पल आपको सिंपल से समझाते हैं, हम लोगों के अपने डेली लाइफ से। जैसे मान लेते हैं कि आप और हम हैं, हम लोगों को मान लेते हैं कि मेरा कोई वनडे एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लेखपाल साहब बन गए, हम लेखपाल साहब बन गए, मान लेते हैं हम लेखपाल साहब बन गए। अब हम लेखपाल साहब हैं, हम अपने टसन में, हम अपने जोश में हैं, साल 6 महीना खूब काम किए, मजा आया, मजा आया। लेकिन जब फिर बाद में सोचने लगे कि अरे यार अब से क्या कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा इसमें, तो अब तो मन कहेगा तब अब क्या करें बताओ। तो बोलेगा यार कुछ बड़ा सोचो, ये क्या लेखपाल लेखपाल पूरा जीवन बिताओगे लेखपाल करके, ठीक है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर मान लो किसी के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए कि यार कुछ करते हैं ना, कुछ बड़ा करते हैं। अब मान लो उसके मन में आ गया कि यार अधिकारी बनते हैं, चलो अधिकारी की तैयारी करते हैं, पीसीएस आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, चलो। तो फिर उसका मन कहेगा कि हाँ हाँ चलो करते हैं करते हैं। फिर वो सोचेगा यार आईएएस आईपीएस की तैयारी, आईएएस पीसीएस की तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए नौकरी करके तैयारी यार बड़ा मुश्किल होगा। तो एक काम करते हैं कि कुछ दिन के लिए ना नौकरी छोड़ देते हैं और तैयारी कर लेते हैं, वहां नौकरी लग जाएगा, फिर तो बल्ले बल्ले जलवा हो जाएगा हम लोगों का, अधिकारी बन जाएंगे, मस्त गाड़ी में घूमेंगे, आवास मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो अपना सोच लिया वो, और वो अपने मन से बात कर लिया, वो डिसाइड कर लिया कि काम करते हैं, लेखपाल का नौकरी छोड़ते हैं यार और चलते हैं आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, मस्त एकदम अधिकारी बनते हैं। अब वो अधिकारी बनने के एकदम पसंद में आ गया है, तो वो क्या करेगा, वो अपने लेखपाल के पद से जाके रिजाइन मार देगा, बोलेगा जाओ बेटा अब नहीं करना नौकरी हमको, अब हमको करना है अधिकारी बनना है, बाय टाटा करके निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना, जब कोई व्यक्ति साथियों एक नौकरी से छोड़ के दूसरी नौकरी की तरफ बढ़ता है, एक रोजगार को छोड़ के दूसरी रोजगार की तरफ जाता है, तो उस बीच में वो बेरोजगार रहता है। अब आप जो है लेखपाल का नौकरी छोड़ के अब पीसीएस की तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि नौकरी छोड़े तुरंत पीसीएस तैयारी की अगले दिन पीसीएस बन गए, ऐसा तो नहीं होगा। आप पीसीएस की पढ़ाई करोगे, एक दो अटेम्प्ट दोगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर कितने साल में होगा, तो इस बीच में आप तो बेरोजगार है ना। तो इस बीच में जो बेरोजगार है उसको हम कहते हैं संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है साथियों, कि अगर कोई भी व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे रोजगार में अगर स्विच करता है, कोई भी व्यक्ति एक रोजगार से जब दूसरे रोजगार में जाता है, तो उस बीच में जो बेरोजगारी होती है ना उसको हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। जैसे आप किसी भी रोजगार में हैं, आपको लग रहा है, जैसे आप बैंक में हैं, ठीक है, अब हमको बैंक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको आपकी लाइफ से समझाती है एक एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप बैंक में हैं, बैंक में आपका काम लग गया, आप मान लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या ग्रेजुएशन ही किए हुए हैं, मान लेते हैं या बीएससी किए हुए हैं और या बीए किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको बैंक में काम लग गया, आप कैशियर के पद पे आप हो, ठीक है। अब आपको एक चीज लगा कि यार कैशियर का काम किए साल 2 साल, आपको लगा यार मैनेजर कैसे बनता जाता है, आप अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाओगे, यार मैनेजर कैसे बनता है। तो किसी ने बताया कि यार मैनेजर तो बन जाओगे, एमबीए कर लो, एमबीए कर लोगे तो फटाक से मैनेजर बन जाओगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप कहोगे यार ठीक है मजा आएगा, एमबीए कर लेते हैं। तो आप अपने जो रोजगार है, जो आप कैशियर के पद पे थे, आप उसको रोजगार को वहीं पे पोस्टपोन करोगे, आप कहोगे इसको छोड़ के हम चलते हैं एमबीए करने। तो जब एमबीए करने जाओगे ना, तो उस बीच में आपके पास रोजगार नहीं है, आप रोजगार बिना रोजगार के हो, आप मतलब कि एक रोजगार से दूसरे रोजगार की तरफ जा रहे हो। तो उस बीच में जो बेरोजगारी है, एमबीए पढ़ोगे, एमबीए करोगे, एग्जाम दोगे, फिर नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, फिर आपको कहीं साल 2 साल 3 साल बाद नौकरी मिलेगी। तो जो ये 2-3 साल के बीच का समय है ना, ये आपके क्या है, इसमें आप बेरोजगार है। तो इस प्रकार की अगर बेरोजगारी जिसकी जहां रहती है उसको हम कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है,
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है साथियों, ध्यान से समझना कि अगर कोई भी व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे रोजगार में स्विच करता है, कोई भी व्यक्ति अगर एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाता है तो उस बीच में जो बेरोजगारी रहती है, उस बीच में जो बेरोजगार रहता है, इस प्रकार की बेरोजगारी को हम कहते हैं घर्षणात्मक या फ्रिक्शनल बेरोजगारी। ठीक है, एक रोजगार है, एक रोजगार ये है, एक रोजगार ये है। यहाँ पे मान लेते हैं वो 30,000 रुपया कमा रहा है, यहाँ पे उसकी उम्मीद है कि 50,000 कमा लेगा, तो ये स्विच करके यहाँ से यहाँ जाने के बीच में, यहाँ से यहाँ जाने के क्रम में ये यहाँ पे वो बेरोजगार रहता है। तो ये जो बेरोजगार है ना, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने पे जो बीच की बेरोजगारी होती है साथियों, इसको हम क्या कहते हैं, संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, क्लियर हो गई। लिख लेना कि जब कोई भी व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाता है, तो एक रोजगार से दूसरे रोजगार के बीच में जाने के बीच में, एक रोजगार से दूसरे रोजगार के बीच, एक रोजगार से दूसरे रोजगार जाने तक के बीच में जो बेरोजगार रहता है, इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं साथियों कि एक होता है खुली हुई बेरोजगारी। हेडिंग देना, खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ नहीं है, ये एक लाइन है। खुली बेरोजगारी क्या होती है, खुली, ओपन, खुली बेरोजगारी वही बेरोजगारी ही होती है ये भी, कि आप तैयार है काम करने के लिए, आप इच्छुक है काम करने के लिए, आप हमेशा अवेलेबल है काम करने के लिए, आप तैयार हैं कि आओ यार ले चलो हम काम करेंगे, लेकिन आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, आपको रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो ये कैसी प्रकार की बेरोजगारी होगी, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी मतलब आप काम करने के इच्छुक हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है, आप काम करने के इच्छुक हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है, आप हमेशा अवेलेबल हैं काम करने के लिए, आप हमेशा तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहेंगे, खुली बेरोजगारी। एक होती है साथियों चक्रीय बेरोजगारी। हेडिंग देना, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय, साइकिल, चक्रीय यार राइटिंग मेरा थोड़ा सा ना है, समझ लेना, हम बोल रहे हैं लिख लेना। चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है साथियों, हमने नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, शायद हाँ वहीं पे, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में जीडीपी पढ़ाया था। तो जीडीपी वाले चैप्टर में जीडीपी पढ़ाने के बाद हमने पढ़ाया था कि जीडीपी जो है कैसे बूम करती है, कैसे वहां पे पीक पे जाती है, फिर स्लो डाउन, फिर रिसेशन, फिर डिप्रिसिएशन। वो मतलब वो चक्र होता है। जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था है, कोई भी अर्थव्यवस्था है साथियों, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, जैसे ये है, तो वहां पे क्या होगा, कोई भी देश की जीडीपी ऐसे ऐसे चलती है, पहले वो बढ़ेगी, देखना, पहले वो बढ़ेगी तो इसको कहेंगे सुधार की अवस्था, या इसको कहते हैं बूम, बूम पे है, फिर वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाएगी तो सुधार की अवस्था, फिर यहाँ पे पीक पे चली जाती है, फिर यहाँ से वो फिर नीचे आती है, संकुचन, फिर मंदी, फिर महामंदी, डिप्रिसिएशन। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था, ये हमने बहुत अच्छे से वहां पे पढ़ाया हुआ है, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में जीडीपी में जाओगे वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो यहाँ पे ये चीजें हमने पढ़ाया था। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, जैसे अगर कोई भी अर्थव्यवस्था सुधार पे है, कोई भी अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है मतलब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी देश में वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है, अगर उत्पादन बढ़ेगा, अगर किसी भी उद्योग में अगर उसका उत्पादन, किसी भी फैक्ट्री में उसका अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको और अधिक से अधिक लोगों की जरूरत होगी, श्रमिकों की जरूरत होगी। तो श्रमिकों की क्या होगी, उसको जरूरत होगी, श्रमिकों का जो डिमांड है, श्रमिकों का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर श्रमिकों का डिमांड बढ़ जाएगा तो रोजगार क्या हो जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा, और जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, चक्रीय बेरोजगारी साथियों यही होती है कि जब अर्थव्यवस्था जब सुधार की अवस्था में होता है, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है साथियों, समृद्धि दर या जीडीपी या राष्ट्रीय आय जब धीरे धीरे बढ़ती है, सुधार होती है, तो वहां पे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन बढ़ने से साथियों जो श्रमिकों की डिमांड बढ़ जाती है, और जब श्रमिकों की डिमांड बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है, और बेरोजगारी दर क्या होती है,
कम होती है। ठीक वही है, सुधार होते 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 पीक पे पहुंच गया, पर्याप्त मात्रा में रोजगार है, लोग खुशहाल है, मस्त है, जीवन चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था स्लो डाउन में है, मंदी आ रही है, तो इसका ठीक उल्टा होगा। जब अर्थव्यवस्था जब नीचे आएगी ना, तब वस्तु का और सेवाओं का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कम होगा, तो जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, जो भी उद्योग चलाने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, वहां से छटैया करना शुरू करेंगे। तो श्रमिकों के क्या करेंगे, श्रमिकों का डिमांड कम हो जाएगा। श्रमिकों का अगर डिमांड कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो बेरोजगारी क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई? एक सेकंड साथियों। बार बार साथियों चेक करना पड़ता है कि वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें आपको परेशानी होती होगी साथियों, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो क्या है कि अगर चक्रीय बेरोजगारी क्या है कि वस्तु और सेवाओं का, अगर जब यहाँ पे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, श्रमिकों का डिमांड बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, बेरोजगारी कम होती है। लेकिन वहीं जब अर्थव्यवस्था स्लो डाउन में होता है, मंदी होती है, या जब रिसेशन होता है, या संकुचन होता है, तो क्या होती है, उत्पादन कम, श्रमिकों का डिमांड कम, और जब डिमांड कम होगा तो रोजगार कम होगा, जब रोजगार कम होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, चक्रीय बेरोजगारी साथियों वही होती है, चक्रीय बेरोजगारी एक लाइन में अगर समझना चाहें तो अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ने के साथ और जीडीपी घटने के साथ जो भी रोजगार में परिवर्तन होता है, बेरोजगारी में जो बढ़ती घटती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय बेरोजगारी। मतलब कि ये जीडीपी में या समृद्धि में बढ़ने घटने के साथ बेरोजगारी अगर कम ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे बढ़ा बेरोजगारी कम, फिर घटा बेरोजगारी अधिक, फिर बढ़ा बेरोजगारी कम, फिर घटा बेरोजगारी अधिक, फिर बढ़ा। समझ रहे हो ना, आज ब्लू है पानी तो वस्तु का उत्पादन घटने बढ़ने से, या तो वस्तु और सेवाओं की डिमांड में कम बेसी होने से, या जीडीपी बढ़ने घटने से, या समृद्धि दर घटने बढ़ने से, जो भी हमारे देश में अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगार और रोजगार जो घट बढ़ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी आई होप आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए हैं ना, एकदम अच्छे से समझना, बोर नहीं होना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी हो गई, ये हमारे यहाँ पे साथियों बेरोजगारी के प्रकार से हो गई। बेरोजगारी के प्रकार में औद्योगिक बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। हमने 7-8 प्रकार की बेरोजगारी को अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि बेरोजगारी के क्या क्या प्रभाव होते हैं। बेरोजगारी के प्रभाव, किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के क्या क्या प्रभाव होते हैं। हम दो स्तर पे प्रभाव के साथियों प्रभाव का हम गणना करेंगे या जांच करेंगे। एक तो होता है आर्थिक स्तर पे, कि आर्थिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इकोनॉमिकल स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक सोशल स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्तर पर किसी भी देश में साथियों यही से शुरू करते हैं, किसी भी देश में अगर सामाजिक रूप से अगर देखें तो बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर साथियों किसी भी देश में, अगर किसी भी क्षेत्र में या देश में अगर बेरोजगारी रहेगी ना, अगर उसके पास बेरोजगारी, उसके पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार नहीं है साथियों तो उसके पास पैसा नहीं है, तो मतलब क्या है, वहां पे गरीबी है। गरीबी, अगर बेरोजगारी अधिक होगी तो गरीबी क्या होगी, अधिक होगी। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पाती, उनके पास जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी कमी होती है। उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता, उनके पास पर्याप्त आवास नहीं होता, उनके पास पर्याप्त खाने का पहनने का कपड़ा नहीं होता। मूलभूत आवश्यकताओं की क्या होती है, कमी होती है। सामाजिक स्तर पर साथियों गरीबी अगर अधिक होगी, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होगी। तीसरी चीज साथियों, तीसरी चीज सामाजिक स्तर पे क्या देखते हैं, अगर बेरोजगारी अधिक रहेगी साथियों ना, हमारे पास जैसे देखते होंगे आप, किसी के पास रोजगार नहीं है तो क्या करेगा, रोजगार है ही नहीं तो क्या करेगा, चोरी, डकैती, छिनैती। तो क्या होगा, जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे चोरी, डकैती, ये सब बढ़ती जाएगी। कोई गया एटीएम में लूट लिया, बैंक में लूट लिया, ये सब चीजें होगी। कैसे होगी, रोजगार है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, तो ये सब सामाजिक स्तर पे इसका प्रभाव पड़ता है। चोरी डकैती होगी, मतलब सामाजिक बुराइयां जो होगी वो अधिक होगी। सामाजिक जो बुराइयां हैं
वो क्या होगी, सामाजिक बुराइयां जो हैं वो अधिक होगी। वर्ग संघर्ष होगा, ऐसा नहीं है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, ठीक है, वर्ग संघर्ष होगा। अब देखे होंगे साथियों, जैसे परिवार में दो लोग हैं, दो भाई हैं, अगर कमा रहे हैं, एक भाई या दोनों भाई कमा रहे हैं, तो उनमें उतनी संघर्ष नहीं होती, उसमें उतनी झगड़ा झंझट नहीं होता। लेकिन अगर बेरोजगारी है, दोनों घर बैठे हैं, तो एक एक जमीन, एक एक मतलब अंगुल की जमीन के लिए भी झगड़ा करते हैं, एक एक बित्ता जमीन के लिए भी झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वर्ग संघर्ष होगा। ये भी सामाजिक स्तर पे ये सब बुराइयां ही तो है। बेरोजगारी का सामाजिक स्तर पे क्या क्या बुराई है, वर्ग संघर्ष होगा, चोरी डकैती होगी, सामाजिक बुराई होगी, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होगी, गरीबी होगी, ये सब चीजें क्या होगी सामाजिक स्तर पे। आर्थिक स्तर पे बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्तर पे साथियों, अगर बेरोजगारी अधिक होगी तो एक चीज समझना कि बेरोजगारी अगर अधिक होगी साथियों, तो जैसे हमारे देश में अगर बेरोजगारी है, अगर हमारे देश में अगर बेरोजगारी है, तो जितनी मात्रा में हम काम करने के लिए तैयार है, हमको काम नहीं मिल रहा है, तो मतलब हमारा जो काम है, हमारा जो श्रम बल है वो व्यर्थ जा रहा है। जो मतलब कि श्रम बल है, जो भी हमारा श्रम बल है वो क्या हो रहा है, व्यर्थ होता है, श्रम बल व्यर्थ होता है। उतना हमारी जो हम काम करने के तैयार है, हम देश के युवा हैं, लेकिन हमको काम ही नहीं मिल रहा है, तो मतलब हमारा जो कार्य बल है, श्रम बल है, वो तुम्हारा व्यर्थ हो रहा है ना। तो श्रम बल क्या होता है, ये व्यर्थ होता है, ठीक है। और आर्थिक पे क्या हो सकता है, बेरोजगारी होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, बेरोजगारी कम होगी अधिक, तो उत्पादन कम होगा तो ग्रोथ, विकास, समृद्धि दर क्या होगी, किसी भी देश की जो ग्रोथ रेट है, समृद्धि दर क्या होगी, कम होगी। जीडीपी क्या होगा, जीडीपी क्या होगा, कम होगा। नेशनल इनकम क्या होगा, नेशनल इनकम क्या होगा, नेशनल इनकम कम होगा। तो बेरोजगारी के अगर प्रभाव की बात करें तो आर्थिक स्तर पे ये प्रभाव पड़ता है और सामाजिक स्तर पे ये प्रभाव पड़ता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको अच्छे से लिख लेना। ये मतलब आपके समझ के लिए है कि कैसे बेरोजगारी का हमारे समाज पे या हमारे सरकार पे, हमारे देश पे कैसे प्रभाव पड़ता है। ये हो गया साथियों। एक चीज छूट गया था, वेरियस कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें क्या क्या विभिन्न अवधारणाएं हैं, क्या क्या अवधारणाएं हैं, हम उसको समझेंगे साथियों। उसके बाद कारण उपाय, उसके बाद दो नियम है, ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो विभिन्न अवधारणाएं समझते हैं कि विभिन्न अवधारणाएं, वेरियस कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एक एक लाइन का है साथियों, समझते चलते हैं। विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न अवधारणाएं में सबसे पहले हम साथियों पढ़ते हैं लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई, श्रम आपूर्ति, श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति का मतलब क्या होता है, लेबर सप्लाई, ठीक है। लेबर सप्लाई क्या होता है, ध्यान देना। जैसे लेबर सप्लाई क्या होता है, जैसे हम आपको बेरोजगारी पढ़ाए ना, तो बेरोजगारी में हम एक चीज पढ़ाए थे आपको कि हम तो तैयार हैं काम करने के लिए, हम तैयार हैं 8 घंटा 10 घंटा काम करने के लिए, लेकिन हमको काम मिल ही नहीं रहा है। तो श्रम आपूर्ति का मतलब हम अपना श्रम देने के लिए तैयार हैं, हम श्रम की आपूर्ति कर रहे हैं, हम श्रम की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमको जो है काम नहीं मिल रहा है। तो श्रम आपूर्ति का मतलब कि सीधी सीधी बात है कि किसी भी देश में जनसंख्या की, किसी भी देश में कुल जनसंख्या की वह आबादी, जैसे मान लेते हैं कि 1000 लोग हैं किसी भी देश में, और 1000 लोगों में से जो कार्यशील जनसंख्या है मान लेते हैं कि 600 है या 800 है, जो 15 से 59 आयु वर्ग के बीच में है वो मान लेते हैं 800 है। तो ये जो 800 लोग हैं, ये अपनी श्रम देने के लिए तैयार है। तो किसी भी देश की जनसंख्या में वो आबादी या वो श्रम बल या वो श्रमिक जो अपनी श्रम देने के लिए तैयार होते हैं, जो अपनी श्रम की जो मतलब अपनी लेबर की जो है सप्लाई देने के लिए तैयार होते हैं, अपने श्रम की आपूर्ति करने के लिए तैयार होते हैं, वो हम क्या कहते हैं, श्रम आपूर्ति। ध्यान से समझना, श्रम आपूर्ति क्या होता है, किसी भी देश की जो टोटल जनसंख्या होती है उसमें वो लोग जो अपने श्रम को देने के लिए तैयार होते हैं। सिंपल सा है, श्रम मतलब जो अपनी लेबर को पूर्ति करता हो, जो अपनी लेबर का सप्लाई करता हो। तो जनसंख्या में टोटल जो पॉपुलेशन होता है किसी भी देश की जनसंख्या में, वे लोग जो श्रम की आपूर्ति करते हैं, श्रम की आपूर्ति करते हैं। मजदूरी दर साथियों, मजदूरी दर का इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी भी देश की अगर किसी भी देश में या किसी भी समाज में किसी भी क्षेत्र में अगर मजदूरी दर बढ़ा दें, जैसे आप देखोगे जैसे 500 रुपए पे कोई लेबर लेके आए और वो अपना श्रम की आपूर्ति देने के लिए तैयार है, तो हम कहेंगे कि लेबर सप्लाई।
लेकिन अगर वहीं पे हम कहें कि हम 800 रुपया देंगे, अगर क्या करोगे, अगर आप मजदूरी दर बढ़ाओगे तो श्रम की आपूर्ति भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो लोग ज्यादा तैयार हो जाएंगे, तो सब तैयार हो जाएंगे कि अरे यार हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी। जैसे लेबर चौक पे चले जाओ और बोलो कि जैसे वहां पे प्रचलित मजदूरी दर 500 है, तो 500 पे वो लोग काम करने को तैयार है धूमधाम से, लेकिन आप बोलो कि हम 800 देंगे, तो वहां पे आपूर्ति देखोगे ना बहुत तेजी से बढ़ेगा, लोग तैयार हो जाएंगे कि हम भी अपने श्रम देंगे, हम भी अपना श्रम देंगे। तो श्रम की आपूर्ति क्या होती है, श्रम की आपूर्ति बढ़ती है जब मजदूरी दर में क्या होती है, जब मजदूरी दर बढ़ती है, और श्रम की आपूर्ति कम होती है जब मजदूरी दर कम होती है। तो मतलब श्रम की आपूर्ति पे मजदूरी दर का प्रभाव पड़ता है। जब जो मजदूरी दर है, जो उनकी लेबर चार्ज है, लेबर कॉस्ट है, अगर हम बढ़ा देंगे तो श्रम की आपूर्ति भी बढ़ जाएगी, अगर लेबर दर घटा देंगे श्रम की आपूर्ति भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए कि श्रम की आपूर्ति क्या होती है। श्रम की आपूर्ति का मजदूरी दर पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। साथियों एक चीज यहाँ पे ये भी समझ लेना कि श्रम की आपूर्ति ये संख्या से नहीं होता कि कितने लोग अपनी श्रम की दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे संख्या मायने नहीं रखता, यहाँ पे संख्या मायने नहीं रखता है, यहाँ पे घंटा मायने रखता है। घंटा मतलब वो जैसे कोई व्यक्ति 10 घंटा काम कर रहा है, उसका भी मजदूरी दर बढ़ा दिए तो कहेगा कि सर हम नाइट ओवर शिफ्ट काम करेंगे, नाइट ड्यूटी भी करेंगे, हम ओवर ड्यूटी करेंगे, तो अपनी मजदूरी दर यहाँ संख्या में नहीं रखता, एक ही आदमी है लेकिन अपनी मजदूरी दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यहाँ पे संख्या में नहीं रखता, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कार्य घंटा, वर्किंग हावर, कार्य घंटा मायने रखता है। ठीक है, तो श्रम आपूर्ति क्या होती है, जैसे यहाँ पे संख्या मायने रखता है कि कितने लोग श्रम दे रहे हैं। जैसे हम आपको बताया ना कि 1000 में 800 लोग श्रम दे रहे हैं, तो ये तो श्रम आपूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में ये 800 लोग श्रम आपूर्ति नहीं है। श्रम आपूर्ति क्या होगा, ये 800 लोगों में भी कुछ लोग 8 घंटा दे रहे होंगे, कुछ लोग 10 घंटा दे रहे होंगे, कुछ लोग 12 घंटा दे रहे होंगे, कुछ लोग 14 घंटा भी काम करते हैं और कुछ लोग 6 घंटा काम करते हैं। तो ये जो श्रम की आपूर्ति दे रहे हैं मजदूरी दर के हिसाब से, उनको हम क्या करते हैं, श्रम आपूर्ति, लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या है, यहाँ पे जनसंख्या में जो श्रम की आपूर्ति देता है, मजदूरी दर बढ़ने पे श्रम की आपूर्ति बढ़ती है, मजदूरी दर कम होने पे श्रम की आपूर्ति कम होती है। संख्या यहाँ पे मायने रखता है कि 1000 में कितने लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे घंटा मायने रखता है कि 8 मतलब कितने लोग 8 घंटा काम कर रहे हैं, कितने लोग 10 घंटा काम कर रहे हैं, कितने लोग 12 घंटा काम कर रहे हैं, यहाँ पर कार्य जो है घंटा मायने रखता है। ठीक है, ये हो गई श्रम आपूर्ति। एक नेक्स्ट साथियों टर्म है ये लेबर सप्लाई हो गई। एक साथियों है लेबर श्रम बल। हम बार बार बोल रहे थे कि श्रम बल कार्य बल, तो ये चीज यहाँ पे समझते चलते हैं। एक श्रम बल क्या होता है, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स, लेबर, यहीं पे ये भी समझते चलेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, श्रम बल और श्रम आपूर्ति में अंतर क्या है। श्रम बल क्या होता है साथियों, जैसे आपको बताया ना 1000 लोगों में 800 लोग तैयार हैं, 800 लोग तैयार हैं, तो ये क्या हो गया, श्रम बल। श्रम बल में क्या होता है कि कुल जनसंख्या में से ये भी है कि कुल जनसंख्या में से कितने लोग श्रम की आपूर्ति कर रहे हैं, ये भी वही है कि कुल जनसंख्या में कितने लोग श्रम की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन दोनों में बस इतना अंतर होता है कि यहाँ पे संख्या मायने रखता है, यहाँ पे कार्य की घंटा मायने रखती है कि 1000 में 800 लोग, तो ये 800 क्या हो जाएगा, ये 800 हमारा श्रम बल हो गया। श्रम बल मतलब लेबर फोर्स, कितना फोर्स है तुम्हारे पास, 800 लोगों का फोर्स है, 900 लोगों का फोर्स है। सप्लाई कितना है, अब 800 लोगों में से भी कुछ लोग 5 घंटा काम कर रहे होंगे, कुछ लोग 4 घंटा कर रहे होंगे, कुछ लोग 3 घंटा, कुछ लोग 2 घंटा, कुछ लोग 12 घंटा, कुछ लोग 14 घंटा, तो वो सप्लाई है। लेकिन बल क्या है, बस संख्या है। ये भी होता है कि कुल जनसंख्या में कितने लोग जो है श्रम देना चाहते हैं, कितने लोग जो है श्रम देना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1000 में से 8 लोग जो है वो श्रम अपनी देना चाहते हैं, तो क्या हो गई श्रम बल। अब श्रम बल और कार्य बल में अंतर समझ में आ गए। यहाँ पे व्यक्ति या जनसंख्या मायने रखती है, यहाँ पे मतलब लोग मायने रखते हैं, यहाँ पे संख्या मायने नहीं रखती, यहाँ पे घंटा मायने रखता है यहाँ पे आपूर्ति में, लेकिन बल में क्या रखता है, यहाँ पे क्या होता है, संख्या मायने रखता है, यहाँ पे घंटा मायने नहीं रखता, यहाँ पे संख्या मायने रखता है कि कितने लोग जो है श्रम की आपूर्ति देना चाहते हैं।
ठीक है। तो श्रम बल आई होगा, आप लोग समझ गए कि श्रम बल क्या होता है और श्रम आपूर्ति क्या होता है। लेबर फोर्स क्या होता है कि कुल जनसंख्या में कितने लोग श्रम देना चाहते हैं, वो भी संख्या मायने रखता है, यहाँ पे घंटा मायने रखता है। तो श्रम बल और श्रम आपूर्ति, कंफ्यूज नहीं हो गए ना, कंफ्यूज मत होना। लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई, ये दो चीजें हो गई। एक नेक्स्ट साथियों समझते हैं कार्य बल। कार्य बल, कार्य बल का मतलब वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है साथियों, देखो हम आपको बताएं कि 1000 में से 800 लोग कार्य करना चाहते हैं। 1000 में से 800 लोग जो हैं वो कार्य करना चाहते हैं, ये जो चाहते हैं कार्य करना, लेकिन सबको तो काम नहीं मिलता था ना। अगर सबको काम मिल जाता तो बेरोजगारी कहाँ है। अगर 1000 में से 800 लोग चाहते हैं, ये कार्य बल है, लेकिन सबको तो काम नहीं मिलेगा ना, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको काम नहीं भी मिलता। ठीक है, तो 800 लोग कार्य करना चाहते हैं, लेकिन 800 में से सिर्फ 600 लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। 600 लोगों को ही रोजगार मिल पाता है, मान लेते हैं कि 600 लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। तो ये जो शेष 200 हैं, शेष अभी छोड़ते हैं, तो ये जो 600 लोगों को जो रोजगार मिल पाता है, ये हमारा क्या है, ये कार्यबल है। कार्यबल का मतलब कि श्रम बल की वह भाग जो कार्य करती है, श्रम बल का वह भाग जो रोजगार में कार्यरत है। ठीक है, ये जो 600 है इसको हम कहते हैं कार्यबल। बना लेना, समझ लेना अच्छे से, कुछ नहीं है इसमें। श्रम बल क्या होती है कि कुल जनसंख्या में से वो आबादी जो अपने श्रम की पूर्ति करना चाहता है, जो कार्य करने के लिए इच्छुक है। ठीक है, 1000 में से 800 लोग कार्य करने के लिए इच्छुक है, तो ये श्रम बल हो गया। अब इन 800 में से सबको तो रोजगार मिलेगा नहीं, इसमें से कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो 800 में से भी जो लोग रोजगार में हैं, 800 लोगों में से भी जो रोजगार में है, वो क्या है, वो कार्यबल है। श्रम बल तो 800 का है, कुल जनसंख्या 1000 का है, लेकिन 600 लोग क्या है, कार्यबल। तो कार्यबल क्या होता है, श्रम बल का वह भाग, श्रम बल का वह भाग जो रोजगार में होता है, श्रम बल का वह भाग जिसे काम मिलता है या जो रोजगार में है, जिसे काम मिलता है। समझ गया ना, कुछ नहीं है यार। श्रम बल, कुल जनसंख्या 1000, 800 लोग श्रम बल में है, श्रम बल का वह भाग जो रोजगार मिल पाता है, तो वो क्या हो गए, कार्यबल। ठीक है, कार्यबल श्रम बल का वह भाग जिसे काम मिलता है। अब देखना, कार्यबल समझ गए यहीं पे। अब 1000 टोटल थे, इसमें से 800 लोग कार्य करना चाहते थे, 800 लोग कार्य करना चाहते थे, मिला काम 600 लोगों को। 200 लोग जो हैं इसमें से क्या है, बेरोजगार हैं, ये होते हैं बेरोजगार। अगर हम इसको फार्मूला में लिखें तो फार्मूला में क्या लिखेंगे, बेरोजगार बराबर ये जो कार्य बल में से अगर श्रम बल घटा दें, 800 में से 600 घटा दें तो 200 निकल के आएगी, आएगी ना। अगर बेरोजगारी निकालना है कि बेरोजगार कितने लोग हैं, तो अगर श्रम बल में से कार्य बल घटा दें, 800 में से 600 घटा दें, तो ये बेरोजगार निकल के आएगी। तो बेरोजगारी क्या है, ध्यान से समझना, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्या है, कार्य बल नहीं श्रम बल ना। बेरोजगारी क्या है, श्रम बल। श्रम बल हमारा कितना है, लेबर फोर्स कितने के है, 800 के, इसमें से 600 लोगों को ही काम मिल पाता है, मतलब कार्य बल। ये लिख लेना। पहले पहले श्रम आपूर्ति हेडिंग देके लिखना, श्रम आपूर्ति क्या होती है, ये श्रम बल क्या होती है, फिर कार्य बल क्या होती है, वर्किंग फोर्स, फिर आना बेरोजगारी पे। तो बेरोजगारी बराबर क्या होगा, श्रम बल माइनस कार्य बल। ये होता है फार्मूला। साथियों एग्जाम में सीधे कभी कभी पूछ देता है, ये उल्टा कर देगा या कहीं कुछ ऐसा कर देगा जो आपको समझ नहीं आएगा। तो हम आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिए कि 1000 टोटल लोग हैं, 800 लोग उसमें से काम करना चाहते हैं, तो ये हो गया कार्यबल। 600 लोग को काम मिल पाता है, तो ये हो गया, नहीं ये श्रम बल हो गया, ये हो गया कार्यबल, 600 लोगों को काम मिल पाता है, और जो शेष 200 लोग हैं ये बेरोजगार है। ठीक है, ये हो गई बेरोजगारी। बेरोजगारी बराबर श्रम बल में से कार्यबल घटा देंगे, मिटा दें, लिख लेना इसको अच्छे से। यहीं पे साथियों में बेरोजगारी दर भी पढ़ लेते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर क्या होती है साथियों,
बेरोजगारी दर बराबर जो भी बेरोजगार हैं, मतलब बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम बल, कार्यबल नहीं, श्रम बल। बेरोजगारों की संख्या 200 थी और हमारा श्रम बल कितना था? 800 का। तो 800 में से 200 लोग बेरोजगार हैं, तो कितने पे? 1000 जनसंख्या पे हम देखते हैं, तो बेरोजगारी दर कितना निकल के आई? ये हो गया 2000/8। इसको डिवाइड करना, 8 दूनी 16, 4 8 45, ये 250%। ठीक है। तो बेरोजगारी दर क्या होती है साथियों? बेरोजगारी दर क्या होती है कि प्रति 1000 जनसंख्या में, ये होती है 1000, प्रति 1000 जनसंख्या में जो बेरोजगारों की संख्या होती है, प्रति 1000 जनसंख्या में जो बेरोजगारों की संख्या होती है उसको श्रम बल में डिवाइड करते हैं। मतलब कि 1000 जनसंख्या में जो श्रम बल होती है उसमें कितने बेरोजगार हैं? प्रति 1000 जनसंख्या में देखते हैं कि श्रम बल कितना है, तो 800 है। प्रति 1000 जनसंख्या में कुल श्रम बल में से बेरोजगार कितने हैं? 200। तो बेरोजगारी दर क्या होगी? 200/800 गुणे 1000। ठीक है, तो बेरोजगारी दर निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया? बेरोजगारी दर बराबर क्या होती है? यहाँ पे श्रम बल होता है, न कि कार्यबल। श्रम बल क्या होता है साथियों? श्रम बल जो अपने श्रम को देना चाहते हैं। श्रम बल समझ गए, कार्यबल समझ गए, श्रम की आपूर्ति समझ गए, बेरोजगारी समझ गए और बेरोजगारी दर समझ गए। फिर इसी से बेरोजगारी दर मापा जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, बेरोजगारी दर घट रही है, तो हम कहाँ से मापते हैं? यही से मापते हैं कि बेरोजगारी दर क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। तो ये आप समझ गए। अब ये समझ गए साथियों, एकदम क्लियर हो गई? ये लिख लेना साथियों अच्छे से। अब हम एक चीज पे और चलते हैं साथियों। यहाँ पे हम समझते हैं कि बेरोजगारी की गणना जो होती है वो कैसे कैसे होती है। 3 चीजों पे साथियों होती है, 3 टर्म है यहाँ पे एक एक लाइन का, इसको हम समझते चलते हैं। देखो बेरोजगारी की गणना कैसे कैसे होती है, तीन टर्म है साथियों। पहला क्या हो गया? पहला होता है साथियों, एक सेकेंड, पहला होता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य यूजुअल स्टेटस बेरोजगारी, यूजुअल स्टेटस बेरोजगारी। ठीक है, पहला हो गया। साप्ताहिक वीकली स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, ये हो गया साप्ताहिक। और तीसरा होता है दैनिक स्थिति बेरोजगारी। ये हो गया यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ये हो गया वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ये हो गया डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के आधार पे हम किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र में हम बेरोजगारी की गणना करते हैं। बेरोजगारी की गणना करने के लिए हमें 3 चीजों की प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे करते हैं कि ये इसमें क्या देखते हैं, सामान्य स्थिति में क्या देखते हैं, साप्ताहिक में क्या देखते हैं और दैनिक में क्या देखते हैं। सामान्य स्थिति बेरोजगारी साथियों में, सामान्य स्थिति जो बेरोजगारी होती है उसमें हम ना एक साल मतलब लगभग दीर्घकालीन अवधि का हम विचार करते हैं कि दीर्घकाल में लगभग 1 साल तक की अवधि का विचार करते हैं कि इस 1 साल में कोई व्यक्ति कितना दिन रोजगार में रहा है। तो इसकी गणना करने के लिए हम देखते हैं कि 365 दिन 1 साल में होता है। 365 दिन 1 साल में होता है। अगर 365 दिन में कोई व्यक्ति 183 दिन भी अगर रोजगार में है, अगर 365 दिन में अगर 183 दिन भी अगर रोजगार में है तो इसको हम कहेंगे कि रोजगार में है, इसको हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। अगर कोई भी इंसान 365 दिन में, अगर कोई भी व्यक्ति 365 दिन में अगर 183 दिन रोजगार में है तो इसको हम रोजगार की श्रेणी में मानते हैं, इसको हम बेरोजगार नहीं मानते। ये लगभग 1 साल की अवधि पे विचार करता है, दीर्घकाल की अवधि पे विचार करता है। 365 दिन की अवधि में ये देखता है कि अगर 183 दिन अगर कोई व्यक्ति रोजगार में है तो क्या है, उसको हम रोजगार में मानते हैं। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी क्या होती है? इसमें हम साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में क्या देखते हैं, इसमें हम 1 सप्ताह का डाटा एनालिसिस करते हैं कि 1 सप्ताह में कोई व्यक्ति किस तरीके से बेरोजगार होते हैं। इसमें ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 सप्ताह में अगर 1 घंटा भी अगर रोजगार में है, 1 घंटा भी अगर रोजगार में है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रोजगार है, इसको हम बेरोजगार नहीं मानते। अगर 1 घंटा से कम है तो हम कहेंगे कि बेरोजगार है।
अगर यहाँ पे 183 दिन से कम है, 182 दिन है, 180 दिन है, तो हम कहेंगे बेरोजगार है। लेकिन अगर 183 दिन रोजगार में है या इससे ऊपर है तो उसको हम रोजगार की श्रेणी में मानते हैं, बेरोजगारी नहीं मानते। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में क्या देखते हैं, अगर देखते हैं कि एक सप्ताह में अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा भी अगर रोजगार में है, इसको हम बेरोजगार मानते हैं, इसको हम बेरोजगार नहीं मानते। दैनिक स्थिति में क्या देखते हैं, दैनिक स्थिति में भी साथियों हम एक सप्ताह के डाटा का एनालिसिस करते हैं, लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से। यहाँ पे भी एक सप्ताह का औसत निकालते हैं, एक सप्ताह का औसत निकालते हैं, लेकिन किस हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से। यहाँ पे क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, दैनिक स्थिति बेरोजगारी में, दैनिक स्थिति बेरोजगारी में साथियों कुछ नहीं देखते हैं। इसमें ये देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति है वह अगर 1 घंटा से अधिक और 4 घंटा से कम, कोई भी व्यक्ति अगर 1 घंटा से अधिक और 4 घंटा से कम अगर रोजगार में है तो एक दिन में, यहाँ पे प्रतिदिन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं दैनिक स्थिति में, कोई भी व्यक्ति अगर 1 घंटा से अधिक और 4 घंटा से कम अगर रोजगार में है तो इसको हम क्या कहेंगे, आधे दिन का रोजगार। इसको हम क्या कहेंगे, आधे दिन का रोजगार। अभी ये पूरा रोजगार नहीं है। दूसरा, अगर भी कोई व्यक्ति अगर 4 घंटे से अधिक रोजगार में है तब हम इसको कहेंगे पूरे दिन का रोजगार। ठीक है, तो समझते चलना, यहीं पे 3 चीजें होती हैं किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में बेरोजगारी की गणना करने के लिए। इन 3 चीजों पे ध्यान दिया जाता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होता है, क्या होता है, एक दैनिक स्थिति, डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति 365 में 183 दिन रोजगार में है तो रोजगार में है। साप्ताहिक में देखते हैं अगर एक सप्ताह में 1 घंटा भी अगर रोजगार में है तो रोजगार में है। दैनिक स्थिति में देखते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर 1 दिन से अधिक, कोई भी व्यक्ति 1 दिन में अगर 1 घंटा से अधिक और 4 घंटा, ये घंटा है, लिख लेना, ये हावर है, घंटा है। कोई भी व्यक्ति अगर 1 घंटा से अधिक और 4 घंटा से कम रोजगार में है एक दिन में तो आधे दिन का रोजगार होगा। अगर वो 4 घंटा से अधिक रोजगार में है तो पूरे दिन का रोजगार होगा। ये हो गई हमारी बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। अब हम एक एक लाइन में समझते हैं कारण, बेरोजगारी के क्या क्या कारण है और इनके क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, नहीं उपाय, प्रभाव तो पढ़ लिए, सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ लिए, कारण क्या है, उपाय क्या है, एक एक मिनट में समझेंगे। उसके बाद छोटा सा एक ओकुन का नियम है और एक जॉबलेस ग्रोथ है, बस आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये बना लेना, लिख लेना अच्छे से, पूछता है क्वेश्चन। अब हम समझते हैं साथियों एक चीज कि गरीबी के क्या क्या कारण, अरे बेरोजगारी, गरीबी याद आ रहा है हमको, बेरोजगारी के क्या क्या, बेरोजगारी के क्या क्या कारण है, हम यहाँ पे समझेंगे साथियों कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण है। साथियों ये 2-3 चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। बेरोजगारी के कारण सबसे बड़ी तो है जनसंख्या के, अगर किसी भी देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। किसी भी देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतने लोग शिक्षित होंगे और उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी। जनसंख्या हो गई, गरीबी हो गई, गरीबी की वजह से भी साथियों बेरोजगारी बढ़ती है, दूसरी हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज हो गई साथियों, तीसरी चीज क्या हो गई कि, तीसरी चीज क्या हो गई साथियों कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। मतलब कि हमें बस नौकरी करना ही सिखाया जाता है, हमें रोजगार देना सिखाया ही नहीं जाता कि हम उद्यम कैसे बने। तो चौथी यही लिख लेते हैं, उद्यमशीलता का अभाव, कि हमको उद्यम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, उद्यमशीलता का हम लोगों में अभाव है। हम लोग उद्यम करना ही नहीं चाहते, हम लोग बस नौकरी करना चाहते हैं। अगर किसी भी समाज में सिर्फ नौकरी ही करेंगे सब लोग, कुछ नौकरी देंगे ही नहीं तो नौकरी क्रिएट कहाँ से होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाए। उद्यमशीलता का अभाव होता है, निवेश यहाँ पे कम होता है, निवेश कम होगा तो रोजगार कम होगा, निवेश जो है कम होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है, उत्पादन कम होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है, उत्पादन कम होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है, प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग होने से भी बेरोजगारी बढ़ती है। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर मशीन वशीन ये सब लगा दें, प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग कर लो, प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग कर लोगे तो भी किसी देश में क्या होगी, बेरोजगारी क्या होगी। जैसे कोई भी कंपनी है, वहां पे एक बहुत अच्छी मशीन आके लग गई, बहुत बड़ी बड़ी मशीन आके लग गई,
तो मशीन लगने से वजह से रोजगार लोगों का छिन गया। गांधी जी भी कहते थे कि ये मशीन नहीं है, ये रोजगार व्यक्तियों को खाया जाएगा। इसलिए गांधी जी क्या करते थे, कुटीर उद्योग पे ज्यादा बढ़ावा देते थे, चरखा चलाते थे, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। उस जो मशीन से जो रेशम बनता था ना, मशीन से जो कपड़ा बनता था ना, उससे वो बहुत उसके खिलाफ रहते थे, वो मशीनों के सख्त खिलाफ थे। मशीन के आने की वजह से साथियों, प्रौद्योगिकी के आने की वजह से काम तो आसान हो गया है, लोग काम तो कर ले रहे हैं अच्छे से, आसानी से हो जा रहा है, कम समय में हो जा रहा है, लेकिन कितने लोगों का रोजगार छिन जा रहा है ये भी आप देखो। पहले क्या होता था कि अगर एक ट्रक मिट्टी लोड करना है, एक ट्रक मिट्टी की खुदाई करके लोड करना है अगर फरसा से, लेबर से, तो उसमें कम से कम 6 7 8 लोगों को रोजगार मिलता था, 6 7 8 लोग मजदूरी करते थे। अब क्या है, जेसीबी लाए, 1 सेकंड में भर दिए, आपका समय तो बच गया, आपका पैसा भी बच गया, लेकिन कितने लोगों का रोजगार क्या हो गया, छिन गया। तो प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग की वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। कृषि में और एक चीज समझे, जैसे कृषि में हम लोग कृषि में उतनी मतलब नवाचार नहीं कर पाते, इस वजह से भी बेरोजगारी है। प्रसन्न बेरोजगारी होने की वजह से भी बेरोजगारी अधिक से, मतलब कोई भी जनसंख्या है वहां पे अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, जबकि उतने लोग जरूरत ही नहीं है। तो बेरोजगारी इन सब कारणों की वजह से भी आती है। अब इसको उपाय दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। इसी के साथ साथ उपाय क्या है, जनसंख्या को नियंत्रित करो, सिंपल सा उपाय है। गरीबी को कम करो, सिंपल सा उपाय है। जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली को साथियों, स्कूली शिक्षा में एक ऐसी नीति बनाई जाए कि वहां पे साथियों हम लोग सिखा सकें लोगों को कि आप उद्यमशीलता कैसे करो, लोगों के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप का एक, मतलब उनके मन में इंटरप्रेन्योर बनने का एक उनको तरीका बताया जाए, पैसे का निवेश करने का तरीका बताया जाए, लोगों को समझ विकसित किया जाए, सोच विकसित किया जाए। तो उद्यमशील, ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की जगह अगर शिक्षा प्रणाली हम सुधारे तो भी वो उपाय होता है बेरोजगारी दूर करने का। निवेश को हम कम कर, जो है उसको निवेश को बढ़ाएं अधिक से अधिक। उद्यमशीलता का अभाव है, उद्यमशीलता, हम लोग उद्यमी बने, हम लोग बिजनेसमैन बने, ये सब बने, तो भी हम रोजगार दे सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। उत्पादन कम, अगर फैक्ट्री वैक्ट्री उत्पादन अधिक कर दे तो भी बेरोजगारी कम हो सकती है। और प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग ये तो होगा ही साथियों, लेकिन साथ साथ बस ये देखना चाहिए कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो करो, लेकिन नौकरी ना छीने। जितना आप प्रौद्योगिकी दे रहे हो ना, जितना आप टेक्निकल, मतलब कि इसका प्रयोग तो करना ही चाहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ साथ आप अन्य क्षेत्रों में आप ये भी देखो कि बच्चियों को रोजगार भी मिलता रहे, ये ना छीने। तो ये सब चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरी चीज कि सरकार को जो है विभिन्न योजनाएं बनानी चाहिए, विभिन्न योजनाएं सरकारी बना के लोगों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों में भी रोजगार रोजगार के मुहैया करानी चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है रोजगार अधिक से अधिक पैदा हो, इसके लिए कृषि में साथियों बहुफसली कृषि को बढ़ावा दें। कृषि में बहुफसली, अब एक ही फसल पैदा करके बैठ गए तो मौसमी बेरोजगारी आएगी। एक बार पैदा किए बैठ गए, अगर बहुफसल पैदा कर रहे हो तो आप लगातार काम करोगे, तो आप बेरोजगारी से निकल जाओगे, रोजगार में रहोगे। बहुफसली कृषि में बहुफसली कृषि को बढ़ावा दो, बहुफसली कृषि को क्या करो, बढ़ावा दो। ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दो, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दो। ठीक है, मत्स्य पालन, पशुपालन, इन सबको बढ़ावा दो, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, इन सबको बढ़ावा दो। इनसे क्या होगा साथियों, इनसे क्या होगा, इन सबसे क्या होगा, रोजगार, हमारे देश में रोजगार क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री युवा कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इन सब के तहत जो है साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और एक ड्रोन दीदी के नाम से भी चला है एक योजना। इन सबसे क्या होता है, सरकारी योजनाओं को तो तुमको रोजगार मुहैया कराई जाती है, सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार जनरेट करो, वही सरकारी करेगी। इन सब का उपाय करके भी हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो बेरोजगारी के कारण क्या क्या है और बेरोजगारी के क्या क्या उपाय हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अपने चैप्टर के लास्ट में चलते हैं साथियों एकदम। अब हम समझते हैं जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है और ओकुन का नियम। इसको लिख लेना, रोक के लिख लेना, भूलना मत, बहुत काम की चीज है। अब हम एक चीज समझते हैं, जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है। जॉबलेस ग्रोथ समझेंगे, ओकुन का नियम समझेंगे, खत्म बात। अब हम एक चीज समझते हैं, जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है। जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस
ग्रोथ, मतलब नौकरी के बिना समृद्धि, नौकरी के बिना समृद्धि, जॉब के बिना ग्रोथ हो रहा है, जॉब लेस ग्रोथ, नौकरी के बिना जो है वो समृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है साथियों, आपको हम पढ़ाए थे जब नेशनल इनकम और जीडीपी पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने ये चीज बताया था कि अगर किसी भी देश की जीडीपी, किसी भी देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है या नेशनल इनकम बढ़ रहा है, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है उस देश में, क्या हो रही है समृद्धि, जो समृद्धि दर जो है ये भी बढ़ रहा है। तो किसी भी देश में समृद्धि दर बढ़ने के लिए जीडीपी बढ़ना और नेशनल इनकम बढ़ना, इन सब बढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी देश की जीडीपी बढ़ रही है या नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो समृद्धि दर बढ़ रहा है। और किसी भी देश में समृद्धि दर बढ़ने के लिए मतलब कि समृद्धि दर अगर बढ़ती है तो बेरोजगारी क्या होती है, कम होती है। और वो दो कारणों से हो सकती है। समृद्धि दर अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ने की वजह से हो सकता है, और प्रौद्योगिकी के बढ़ने की वजह से हो सकता है। दो ही चीजों से हो सकता है, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी की वजह से भी बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी बढ़ सकता है। ठीक है, रोजगार की वजह से हो सकता है या प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी की वजह से भी बढ़ सकता है। तो समृद्धि दर बढ़ने का रोजगार की वजह से, रोजगार बढ़ने की वजह से भी समृद्धि दर बढ़ सकता है, और प्रौद्योगिकी की दर, अगर प्रौद्योगिकी अगर बढ़े, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो भी समृद्धि दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझने की चीज बात है साथियों, अगर जीडीपी में वृद्धि दर प्रौद्योगिकी के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि के साथ अगर बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी भी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो जॉब के साथ ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम एक चीज देखें कि प्रौद्योगिकी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार जो है बढ़ने की जगह क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हम कहेंगे प्रौद्योगिकी की वजह से जो है जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, वो प्रौद्योगिकी की वजह से बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है, ना कि रोजगार बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे रोजगार में तो कमी है, प्रौद्योगिकी की वजह से जीडीपी और नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे, समृद्धि दर तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार के बिना समृद्धि बढ़ रही है। तो हम इसको क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है साथियों, किसी भी देश में जो है प्रौद्योगिकी के बढ़ने की वजह से अगर समृद्धि दर बढ़ रही है और जीडीपी और नेशनल इनकम बढ़ रही है और रोजगार में कमी है, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जॉबलेस ग्रोथ। जॉब के बिना जो है ग्रोथ हो रहा है, जॉब के बिना। साथियों जीडीपी में क्या होता है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में क्या होती है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। हम किसी भी फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी लगा दिए, किसी भी फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी लगा दिए, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें लाके स्थापित कर दिए, बहुत अच्छे अच्छे दिमाग लगा दिए, हम तो लगा दिए वहां पे, उसकी वजह से जो है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी उद्योग में उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया नेशनल इनकम बढ़ गया, लेकिन रोजगार तो नहीं बढ़ा ना, रोजगार तो नहीं ना बढ़ा साथियों। तो ये तो जॉबलेस ग्रोथ है, ये तो जॉबलेस ग्रोथ है ना, ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब के बिना। साथियों हमारी जो आजादी के बाद जो भी योजनाएं बनाई गई थी, जो पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानी जाती है, उसमें हम लोग विशेष रूप से ध्यान देना चाहते थे कि प्रौद्योगिकी के साथ साथ रोजगार भी बढ़े और उसके साथ हमारी समृद्धि दर बढ़े, हम लोग ये देखना चाहते थे। लेकिन लगभग 1960 से लेके 1960 से लेके आज तक, 1960 से लेके आज तक साथियों, आज तक साथियों ये देखा गया है, आज तक ये देखा गया है कि जितनी स्पीड से समृद्धि दर बढ़ी है, जितनी दर से ग्रोथ रेट बढ़ी है, जितनी दर से समृद्धि दर है वो बढ़ी है, उतनी दर से रोजगार नहीं बढ़ी है, रोजगार दर उतनी दर से नहीं बढ़ी है। तो समृद्धि दर जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी तेजी से रोजगार नहीं बढ़ी है। 1960 से लेकर आज तक ये देखा गया है कि समृद्धि दर तो बढ़ रही है, समृद्धि दर मान लेते हैं अगर 5% से बढ़ रही है तो रोजगार 5% नहीं बढ़ रही है, रोजगार हमारा उससे कम ही परसेंटेज से बढ़ रही है। तो समृद्धि दर और रोजगार क्या होती है और जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, प्रौद्योगिकी की वजह से अगर किसी भी देश की जीडीपी, नेशनल इनकम, समृद्धि दर में वृद्धि हो रही है तो हम उसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, उसमें नौकरी नहीं बढ़ती है, ये जॉबलेस ग्रोथ। लास्ट है साथियों, लिख लेना इसको, बना लेना, लास्ट है साथियों ओकुन का नियम। ओकुन का नियम समझते हैं, ओकुन का नियम। ओकुन साहब कुछ नहीं कहते साथियों, ओकुन साहब बस ये बताते हैं कि बेरोजगारी, ओकुन साहब कहते हैं कि बेरोजगारी और समृद्धि दर, जो ग्रोथ रेट था ना,
संवृद्धि दर, संवृद्धि और बेरोजगारी में ये संबंध बताते हैं, ये संवृद्धि और बेरोजगारी दर में संबंध बताते हैं। ये कहते हैं कि अगर संवृद्धि दर जो है 3% से अगर बढ़ रही है, संवृद्धि दर में अगर 3% का विकास आया तो बेरोजगारी दर में 1% की क्या होगी, कमी होगी। ओकुन साहब कह रहे हैं ये संवृद्धि और बेरोजगारी दर में संबंध बताता है, कुछ नहीं है साथियों, ये बेरोजगारी और संवृद्धि जो दर है इसमें संबंध बताता है, संबंध बताता है। ये कह रहे हैं कि अगर संवृद्धि दर अगर 3% से बढ़ रही है, मतलब अगर जीडीपी, नेशनल इनकम और जो ये प्रति व्यक्ति है पर्सनल इनकम, ये सब अगर बढ़ने की वजह से संवृद्धि दर मतलब ग्रोथ रेट जो है, अगर कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट अगर 3% अगर बढ़ी है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 1% क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जो है 1% क्या होती है, कम होती है। कहने का इनका बस इतना ही मतलब है, ये जो संवृद्धि दर और बेरोजगारी दर में संबंध बताते हैं, इनके कहने का बस इतना मतलब है कि अगर संवृद्धि दर 3% बढ़ती है तो बेरोजगारी दर 1% कम होती है। वहीं अगर बेरोजगारी 1% अगर बढ़ेगी, बेरोजगारी दर 1% बढ़ेगी तो संवृद्धि दर 3% क्या होगी, कम होगी। ये भी है, 3% बढ़ेगी तो 1% कम होगी। अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी 1% बढ़ती है तो समृद्धि दर क्या होगा, 3% कम होगा। तो ओकुन क्या बताते हैं, अगर आपके एग्जाम में आ गया कि ओकुन सलाह किसके किसके बीच संबंध बताता है, तो समृद्धि दर और बेरोजगारी दर में संबंध बताता है। क्या कहता क्या है, कहता यही है कि समृद्धि दर अगर 3% से बढ़ेगी तो बेरोजगारी 1% कम होगा। ठीक है, ग्रोथ रेट अगर 3% बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट 1% कम होगा। अगर बेरोजगारी दर 1% बढ़ेगा तो समृद्धि दर क्या होगा, 3% कम होगा। ठीक है, ओकुन सलाह हो गए। यही ओकुन महोदय ने ही साथियों, ओकुन्स ने ही एक माइजरी इंडेक्स दिया, दुख सूचकांक, माइजरी इंडेक्स। ओकुन महाशय ने ही साथियों एक दुख सूचकांक दिया, दुख सूचकांक, इसको हम माइजरी इंडेक्स भी कहते हैं, माइजरी इंडेक्स। इन्होंने इसमें क्या बताया, इसमें कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया कि जो मुद्रास्फीति पढ़ा है ना, इन्फ्लेशन, इन्होंने बताया कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा प्लस अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अगर दोनों बढ़ रहा है तो इसका जो है किसी भी अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है, इसका किसी भी अर्थव्यवस्था पे जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसका जो है किसी भी अर्थव्यवस्था पे जो है साथियों ये निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, निगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दुख सूचकांक में इन्होंने क्या बताया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि होती है और अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है तो उस देश की समृद्धि दर, उस देश की समृद्धि पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुख सूचकांक में इन्होंने इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जोड़ के एक सूचकांक बनाया, इंडेक्स बनाया। दुख सूचकांक में क्या क्या शामिल करते हैं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ के, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ के एक सूचकांक बनाया और इसके आधार पे इन्होंने एक माइजरी इंडेक्स तैयार करते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। तो ये कौन तैयार करता है, ओकुन, ये ओकुन का ही दुख सूचकांक है। ओकुन का क्या नियम है भी बता दिया। तो यहाँ पे हमारी जाके सारी चीजें सारी कंप्लीट हो जाती हैं साथियों बेरोजगारी से संबंधित, और ये चैप्टर यहीं पे साथियों कंप्लीट हो जाता है। क्या क्या पढ़ा, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी का परिचय, कौन गणना करता है, कौन जारी करता है, ये चीजें देख ली। उसके बाद बेरोजगारी के क्या क्या प्रकार हैं, प्रकार में हमने बहुत सारी प्रकार को देखा, औद्योगिक, शिक्षित, मौसमी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। खुली के बाद साथियों देखा हमने ये संरचनात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी। उसके बाद हम लोग उसके प्रभाव के बाद आए कारण और उपाय पे देखें, उसके क्या क्या विभिन्न वेरियस फैक्ट मतलब वेरियस जो कॉन्सेप्ट हैं, विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या है। विभिन्न अवधारणाओं में हमने क्या क्या देखा साथियों, विभिन्न अवधारणाओं में हमने देखा श्रम बल क्या है, श्रम आपूर्ति क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, कार्यबल क्या है, बेरोजगारी क्या है। और उसके बाद हम लोग दैनिक स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और जो ये वार्षिक स्थिति, ये तीनों पे हमने विचार किया। लास्ट में साथियों हम लोग ओकुन्स का नियम, जॉबलेस ग्रोथ और यहाँ पे दुख सूचकांक, इतनी सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सारी चीजें आपको आसानी से कवर किया है साथियों। आशा करते हैं आप लोग को साथियों ये वीडियो समझ में आया होगा और बेरोजगारी से संबंधित आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगी।
क्वेश्चन अगर साथियों आप बेरोजगारी से संबंधित अगर एक भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, आप आसानी से कर ले जाओगे, ये मेरा गारंटी है। अब बेरोजगारी से इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों, आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी, आशा करते हैं साथियों। और इसी उम्मीद के साथ आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने मेरे साथ बने रहे और आपने ये वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू।